नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। बागेश्वर में कांग्रेस ने पहले नामांकन जनसभा आयोजित कर उपचुनाव का बिगुल फूंक दिया है। इसको लेकर ऐतिहासिक नुमाइश मैदान में आयोजित नामांकन जनसभा से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि बागेश्वर में बसंत कुमार मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के पास बागेश्वर में अपना परंपरागत 20,000 वोटर है। बसंत कुमार ने बागेश्वर में अपना अच्छा वोट बैंक तैयार किया है। बसंत ने कांग्रेस का दामन थामने के बाद बागेश्वर में कांग्रेस मजबूत स्थिति में यह दावा किया गया। इसके साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बागेश्वर में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। बागेश्वर के स्थानीय मुद्दे और प्रदेश स्तरीय जन मुद्दों को साथ लेकर हम बागेश्वर का उपचुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी की ओर से 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी करने पर कांग्रेस नेता भुवन कापड़ी ने कहा कि बीजेपी 40 स्टार प्रचारक बागेश्वर में बुलाए या फिर 400 प्रचारक बुलाए, बीजेपी की पोल जनता के बीच में खुल चुकी। भारतीय जनता पार्टी 40 स्टार प्रचारक दे चाहे 400 स्टार प्रचारक दे, जनता के सामने उनकी कलई खुलकर सामने आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में हमेशा फर्क रहता है। युवा की बात करते हैं, युवा मुख्यमंत्री की बात करते हैं और युवा लगातार पिछले 6.5 साल से सड़कों पर है। युवाओं के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है, लाठियां पड़ रही हैं, मुकदमे लिखे जा रहे हैं, लेकिन युवा ये कहते हैं कि आप भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच कर दो, तो सरकार उसके लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए युवा मन बना चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई उस उत्तराखंड से कर। खुद को परिवारवाद से हटकर राजनीति करने का ढिंडोरा पीटने वाली बीजेपी आज इसी सियासत का शिकार होती दिखाई दे रही है। दरअसल बागेश्वर में होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की ओर से कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास की पत्नी पार्वती दास को टिकट दिया गया, जिसको लेकर कांग्रेस अब हमलावर मोड में है। कांग्रेस का कहना है कि उत्तराखंड में जितने भी उपचुनाव 2017 के बाद से हुए, सभी उपचुनाव में बीजेपी ने परिवार के सदस्यों को ही टिकट दिया। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दास जोशी ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाती है, लेकिन बीजेपी को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, उसके बाद बात करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस के आरोपों में कुछ हद तक दम भी नजर आ रहा है, क्योंकि मगन लाल शाह की पत्नी को भारतीय जनता पार्टी ने थराली उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया था, जो कि उत्तराखंड विधानसभा में चुनाव जीतकर पहुंची। तो वहीं प्रकाश पंत की पत्नी चंद्र पंत को भी पार्टी ने उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया, जो कि विधानसभा पहुंची। सुरेंद्र सिंह जीना के भाई महेश जीना को भी उपचुनाव में पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, जो कि चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं और 2022 में भी चुनाव में जीत हासिल की। इतना ही नहीं, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे हैं, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी की बेटी ऋतु खंडूरी विधानसभा अध्यक्ष हैं। बागेश्वर उपचुनाव के नामांकन के आखिरी दिन राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने बसंत कुमार, समाजवादी पार्टी ने भगवती प्रसाद तिकोटी, यूकेडी ने अर्जुन देव को चुनावी मैदान में उतारा। बागेश्वर उपचुनाव में विपक्ष अलग अलग चुनाव लड़ रहा है। हाल ही में घोषित हुए इंडिया गठबंधन के तहत ये उपचुनाव नहीं लड़ा जा रहा। नामांकन के लिए बागेश्वर तहसील पहुंचे विपक्ष के प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। कांग्रेस के प्रत्याशी बसंत कुमार ने कहा कि बीजेपी एक तरफ परिवारवाद की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ परिवार के सदस्यों को टिकट देकर घड़ियाली आंसू बहा रही। मैं उत्तराखंड क्रांति दल का प्रत्याशी घोषित होकर नामांकन करके बाहर आया हूं और मेरे साथ मेरी क्षेत्रीय जनता, मेरे जनपद विधानसभा की समस्त क्षेत्रीय जनता का अपार आशीर्वाद प्यार मेरे साथ जुड़ा है। मेरे साथ पूरे पार्टी के कार्यकर्ता कर्मठ रूप से तन मन धन से लगे हैं और मेरा मुख्य मुद्दा है कि इन दोनों सरकारें जो राष्ट्रीय सरकार के नाम पर कहती हैं, राष्ट्रीय पार्टी के नाम पर सरकार बनाती हैं और उत्तराखंड को लूटने खसोटने का काम करती हैं, ऐसे सरकार को जड़ से उखाड़ने का काम इस विधानसभा बागेश्वर विधानसभा से हम सभी उत्तराखंड वासी बागेश्वर जनपद के पूरी विधानसभा के लोग हम इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। जिस तरह से इन्होंने बागेश्वर की जनता को ठगने का काम किया है, जिस तरह से इन लोगों ने बागेश्वर की माताओं बहनों को बरगलाने का काम किया है, इनको सबक सिखाने का समय आ गया है। ये उपचुनाव एक निर्णायक चुनाव होगा। उधर गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने चमोली में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक लेते हुए केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को आपसी सामंजस्य बनाकर गुणवत्ता के साथ योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करने पर जोर दिया। केंद्र पोषित योजनाओं के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम आवास, PMGSY, जल जीवन मिशन, दीनदयाल ग्राम ज्योति, PM फसल बीमा, स्वच्छ भारत मिशन, सर्व शिक्षा, सामाजिक पेंशन आदि योजनाओं की समीक्षा की गई। वहीं जिले में केंद्र पोषित योजनाओं की अच्छी प्रगति और आजीविका संवर्धन गतिविधियों में राष्ट्रीय स्तर पर
स्कॉच अवार्ड मिलने पर उन्होंने प्रशासन की टीम को बधाई दी है। इस दौरान तीरथ सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण मानकों के अनुरूप किया जाए, सड़क कटिंग, मलबे का डंपिंग जोन में ही निस्तारण करें, समाज कल्याण के तहत विभिन्न पेंशन योजनाओं का लाभ नियमित तरीके से सभी पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाया जाए। बैठक में समिति के सदस्यों के महत्वपूर्ण सुझाव भी लिए गए और तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। वहीं बरसात के कारण जनपद में हुई भारी नुकसान को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया। बारिश के कारण अवरुद्ध सड़कों पर अतिरिक्त मशीनें लगाते हुए जल्द से जल्द आवाजाही सुचारू करने की बात कही गई। विद्युत के खराब पोल और झूलते तारों को बदला जाए, क्षतिग्रस्त पेयजल लाइनों को ठीक किया जाए। इस संबंध में जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए। देहरादून में बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत हो रहे निर्माण कार्यों पर स्थानीय दुकानदारों और तीर्थ पुरोहितों के साथ हक हुकूकधारियों ने कई गंभीर सवाल उठाए। स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ आंदोलन के तहत 1 महीने से अधिक समय से कार्मिक अनशन शुरू किया है, लेकिन अभी तक उनकी किसी मांग पर कोई ठोस कार्रवाई न होने से अब लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बद्रीनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। इस दौरान मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि पंडा पुरोहित हक हुकूकधारी लंबे वक्त से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि स्थानीय व्यापारियों को बिना कोई नोटिस दिए वहां से हटा दिया गया। 75% व्यापारियों की दुकानों को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा चुका है। 30% हक हुकूकधारी पंडा पुरोहितों के मकानों को तोड़ा जा चुका है। ऐसे में व्यापारियों का काम पूरी तरह से ठप हो चुका है। सरकार धर्म के नाम पर राजनीति कर रही। आपको बता दें कि 14 अगस्त से अपनी मांगों को लेकर मास्टर प्लान संघर्ष समिति आमरण अनशन पर बैठी है, जिस दौरान समिति की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार से जल्द निर्णय लेने की मांग की जा रही। तो यहाँ पर बद्रीनारायण में जो मास्टर प्लान चल रहा है, उस मास्टर प्लान के अंतर्गत जितने भी पदाधिकारी, अधिकारी और जितने भी नेतागण शामिल हैं, उन सब की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह है कि वो आज कुछ कहते हैं, कल कुछ और कहते हैं। तो यहाँ पर जो स्थिति है वो बहुत ही दुखद बनी हुई है। तो हम आग्रह करेंगे सरकार से भी और सरकार में बैठे हुए मंत्रियों से और सभी प्रकार के अधिकारियों से जो यहाँ की जिम्मेवारी लिए बैठे हुए हैं कि वो इंसानियत और संविधान को तार तार ना करें और इंसानियत को देखते हुए बद्री विशाल में जितनी भी पुरोहित समाज रह रहा है, उस पुरोहित समाज की समस्या को समझें और जल्द से जल्द किसी समाधान पर पहुंचे। जय बद्री विशाल। उधर नैनीताल के रामनगर में स्थित कृषि उत्पादन मंडी समिति सभागार में किसानों के लिए एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के किसानों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी करते हुए कई जानकारियां हासिल की। मंडी समिति अध्यक्ष राकेश नैनवाल ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि देश के किसानों की आमदनी दोगुनी हो और किसान अपनी फसल का अच्छे ढंग से उत्पादन कर सकें, जिसको लेकर ये गोष्ठी आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि गोष्ठी में कृषि वैज्ञानिकों की ओर से किसानों को अपनी फसल उगाने के दौरान किस किस समय सावधानी बरतने के साथ कौन सी दवा का इस्तेमाल करना चाहिए, इन मुद्दों के बारे में जागरूक किया गया। राकेश नैनवाल ने कहा कि इस गोष्ठी का लाभ किसानों के लिए किया गया है। निश्चित तौर पर भविष्य में इसका फायदा किसानों को पहुंचेगा। किसानों के हित में इस प्रकार के कार्यक्रम भविष्य में भी आयोजित होते रहेंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार किस प्रकार से किसानों की आय दुगनी हो, किसानों को कैसे हम अपने देश के आगे बढ़ाएं, इसको लेकर लगातार चिंता कर रहे हैं और विभिन्न कार्यक्रम किसानों के लिए आयोजित किए जा रहे हैं। किसानों को कैसे पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना है, कितनी मात्रा में करना है, कौन सा उत्पादन कब करना है, किससे उनके लाभ में बढ़ोतरी होगी, किस प्रकार से किसानों के फलों में है, सब्जियों में है या धान है, गेहूं है, उनमें किस प्रकार से उनको लाभ मिलेगा, उसको लेकर ये गोष्ठी का आयोजन हो रहा है। इसमें हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो यहाँ आए हुए हैं। हमने पूरे गाँव में, क्षेत्रों में प्रधानों को लेकर सभी लोगों को इस बारे में अवगत कराया था कि सभी लोग आएँ और किसान जागरूक हों। उधर देहरादून के चक्राता वन प्रभाग के कनासर रेंज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वन विभाग की टीम ने देवदार के पेड़ का अवैध कटान पकड़ा। टीम को सूचना मिली थी कि चक्राता वन प्रभाग के कनासर रेंज में देवदार के पेड़ों का अवैध तरीके से कटान हुआ है, जिसके बाद बीते दिनों वन विभाग की टीम ने कनासर रेंज में छापेमार कार्रवाई की, जिसके लिए कई टीम अन्य रेंज से भी बुलाई गई। कार्रवाई के दौरान पाया गया कि लंबे वक्त से संरक्षित प्रजाति के देवदार और केल के पेड़ काटे जा रहे थे। टीम ने छापेमारी में तकरीबन 3000 देवदार
और केल के स्लीपर छापेमारी कर बरामद किए। बताया जा रहा है कि चक्राता से बीजेपी के विधायक प्रत्याशी रामशरण नौटियाल के वीडियो जारी करने के बाद विभाग हरकत में आया था और कार्रवाई के लिए कनासर रेंज पहुंचा, जहां पर पहुंचते ही रेंज में हड़कंप मच गया। वहीं कार्रवाई के दौरान टीम ने एक गांव के पास स्टोर और राजकीय विद्यालय से भारी मात्रा में लकड़ी की खेप बरामद की। सेलिंग का जो है वो प्रकरण सामने आया था, तो उसकी विस्तार से जांच करने के लिए हमने टीमें गठित की थी और उसमें हमको सफलता हासिल हुई। जैसा हमारा अनुमान था उस हिसाब से सफलता हासिल हुई। काफ़ी हमने प्रकाष्ठ है वो घरों से बरामद किया है और इन कर्मचारियों का इन्वॉल्वमेंट अभी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के आधार पर प्रकाश में आया, उनको निलंबित किया गया है। रेंज अधिकारियों वहाँ से हटा के हमने बागेश्वर वहाँ से भेज दिया है। फाइनल रिपोर्ट आने के बाद जैसा जो बातें रिपोर्ट में सामने आएंगी, जो तथ्य प्रकाश में आएंगे, उसके अनुसार फिर गृहित कार्रवाई जो है, फिर इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी है, तो उसके बाद। उत्तराखंड में मानसून के आते ही सड़कों का हाल बेहाल हो चुका है। देहरादून से लेकर उत्तरकाशी हो या फिर हल्द्वानी से लेकर पिथौरागढ़, हर जगह सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। वहीं इसको लेकर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि सड़कों के कार्य में PWD के अधिकारियों के साथ किसी भी विभाग में अगर गुणवत्ता में कमी पाई जाएगी तो इसको लेकर हम पूरी तरह से गंभीर, सरकार भी इसको लेकर पूरी तरीके से गंभीरता दिखा रही। कि जहाँ जहाँ भी आप देख रहे होंगे, जहाँ भी किसी भी प्रकार के सवाल PWD का नहीं है, सवाल ये है कि किसी भी विभाग के द्वारा गुणवत्ता में कहीं कमी पाई जाएगी तो हम लोग पूरी तरह से गंभीर हैं, सरकार पूरी तरह से गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से इसके लिए आप जानते हैं लगातार एक्शन ले रहे हैं। यदि ऐसी कहीं से भी कोई लापरवाही या गुणवत्ता की कमी की शिकायत आएगी, हाल तो हम आज भी सभी से कह रहे हैं कि जो भी हमारा काम हो गुणवत्ता परक हो, समय से हो और किसी प्रकार की अनियमितता नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद कहीं शिकायत आएगी, हमें महसूस होगा तो कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ हम करेंगे। उत्तराखंड में जमकर हुई बारिश से पहाड़ों के कई स्थानों में सड़कें बंद हो चुकी है। यहां जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में अत्यधिक बरसात होने की वजह से मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। ऋषिकेश विधानसभा में बारिश के कारण कई स्थानों में जलभराव हो गया, बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए, जिसके बाद स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने स्थिति का जायजा लेने के लिए निकले। उन्होंने SDRF की बोट का सहारा लिया और इस दौरान कैबिनेट मंत्री गहरे पानी में स्थानीय जनता के बीच में हालात का जायजा लेते दिखाई दिए। इस बार जो बारिश आई, मूसलाधार बारिश कही है, अतिवृष्टि कही है, बहुत लोगों के घरों में तबाही उन्होंने मचाई है वर्षा ने। यदि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो हालांकि मुझे दो बातें जरूर कहनी है आपको। जहां गौरी माफी हमेशा सेंसिटिव एरिया रहा करता था, मेरे विधानसभा क्षेत्र का छिंदवाड़ा साहबनगर बहुत सेंसिटिव एरिया रहा करता था। लेकिन इस दौरान मेरे द्वारा वहाँ पे, मेरी सरकार के द्वारा वहाँ पे बाढ़ नियंत्रण के कार्य किए गए। हालांकि पानी वहाँ पे भी आया, लेकिन जो एक लगता था कि ये गांव बह जाएगा वो स्थिति नहीं थी। लेकिन अब इस बार तो नए स्थान भी ऐसे आए जिसमें हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। वहाँ पे बारिशों का तांडव देखने को मिला। उत्तराखंड जल संस्थान कर्मचारी संघ ने टाउन हॉल परिसर में सांकेतिक धरना प्रदर्शन करने का फैसला किया। यह धरना स्थल जल संस्थान को टाउन हॉल परिसर में कार्यालय उपलब्ध न कराने को लेकर किया जाएगा, जिस दौरान सांकेतिक धरना प्रदर्शन और काला फीता बांधकर काम होगा, जिसको लेकर मांगे पूरी न होने की दशा में 23 तारीख को एक दिवसीय सामूहिक अवकाश किया जाएगा और उसके बाद 25 अगस्त से बिना किसी पूर्व सूचना के अनिश्चितकालीन टूल डाउन एंड पेन डाउन पर जाने का फैसला किया गया। आपको बता दें कि पूर्व में उत्तराखंड जल संस्थान का कार्यालय टाउन हॉल परिसर में संचालित होता था, लेकिन नवीनीकरण के चलते जल संस्थान को निजी भूमि पर कार्यालय संचालित करना पड़ रहा था। इसके बाद न्यायालय की ओर से 4 सितंबर तक जल संस्थान कार्यालय को खाली करने के निर्देश दिए गए। वहीं मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण और नगर पालिका के बीच टाउन हॉल को लेकर गतिरोध बरकरार है और ऐसे में उत्तराखंड जल संस्थान को कार्यालय उपलब्ध होना आसान नहीं। जिसके बाद से संस्थान के कर्मचारियों की ओर से अपने सभी जरूरी कागजात और सामान पैक किया जा रहा है। बार बार मौखिक, लिखित नगर पालिका अध्यक्ष मसूरी के साथ पत्राचार भी किया और उनकी तरफ से हमें जो अभी तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला।
जिसकी वजह से जो आज जो हमें जो ये कदम उठाना पड़ रहा कि जो चाहे हमारा उपभोक्ता है वो भी हमारा आदमी है, उन्हें कष्ट हुआ तो हमें भी कष्ट हुआ, हमारे कर्मचारियों को भी कष्ट हो रहा है। सभी से जो सहयोग मांगा है और सभी ने जो हमें जो पूर्ण भरोसा दिया। कार्यक्रम है आपके किस तरीके के कार्यक्रम? तो कार्यक्रम हमारा यह है कि 18 तारीख को धरना रहेगा परिसर में। वो धरना है जो हमारा जो सांकेतिक रहेगा। उधर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ज्योति काला टूर एंड ट्रेवल्स को फर्जी बिलों के आधार पर किए गए भुगतान को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट की एकल पीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि फर्जी बिल घोटाले में सम्मिलित मंत्रियों और अधिकारियों के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्या हुई। वहीं 1 सप्ताह में शपथ पत्र पेश करने के आदेश के साथ मामले की सुनवाई 1 सप्ताह बाद की नियत तिथि पर तय की गई। वहीं इस मामले में टूर एंड ट्रेवल्स की ओर से कोर्ट को अवगत कराया गया कि बिल से नहीं बल्कि ड्यूली प्रोसेस के माध्यम से पैसा निकाला गया। आपको बता दें कि राज्य में तेल बिल घोटाला 2009 और 2013 में सामने आया था, जिसमें मुख्यमंत्रियों की फ्लीट में विभाग ने बाहर से गाड़ियां मंगाई और 1 करोड़ 38 लाख के बिल बनाकर पैसा निकाल लिया। वहीं ज्योति काला टूर एंड ट्रेवल्स मामले में तत्कालीन सीएमओ की ओर से देहरादून के डालनवाला, कोतवाली, देहरादून और ऋषिकेश में एफआईआर दर्ज की गई और काला टूर ऑपरेटर और उनियाल टूर ऑपरेटर को आरोपी बनाया। इस दौरान आरोप लगाया गया कि इन लोगों ने फर्जी बिल बनाकर पैसा लिया और करीब 22 लाख काला टूर एंड ट्रेवल्स ने लिए। 5 लाख का भुगतान उनियाल टूर को किया गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों हाईकोर्ट पहुंचे तो इसी दौरान पुलिस ने चार्जशीट इनके खिलाफ फाइल कर दी। चार्जशीट को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की और आदेश जारी किया। इस दौरान हाईकोर्ट में इन दोनों टूर ऑपरेटर्स ने कहा कि जो भी बिल उन्होंने निकाले वो सीएम कार्यालय से सत्यापित थे, लिहाजा उन्होंने कोई फर्जी बिल पेश नहीं किए। उधर ऊधम सिंह नगर के खटीमा में नेशनल हाईवे के किनारे अवैध रूप से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। तहसीलदार हिमांशु जोशी के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने एनएच प्रशासन और पुलिस विभाग के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई की। इस दौरान अभियान चलाकर सितारगंज रोड पहिनिया चौराहे के पास नेशनल हाईवे के किनारे अवैध रूप से अतिक्रमण पर एक्शन लेते हुए करीब 10 कच्ची दुकानों को जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त किया गया। वहीं प्रशासन की कार्रवाई को देख अतिक्रमणकारियों के बीच में हड़कंप मच गया और दोबारा से प्रशासन की ओर से हिदायत दी गई। वहीं इस मामले में खटीमा तहसीलदार हिमांशु जोशी ने बताया कि खटीमा शहर उसके आसपास के क्षेत्रों में अवैध तरीके से किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पहिनिया में लगभग 10 कच्चे अवैध अतिक्रमण को तोड़ा गया। पक्के अवैध निर्माणों को भी हटाने के लिए नोटिस की कार्रवाई चल रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अवैध अतिक्रमण को तत्काल हटा लिया जाए, अन्यथा प्रशासन कार्रवाई में अवैध दुकानों और मकानों को जमींदोज कर देगा। जोशी की ओर से कहा गया कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। खटीमा शहर में और इसके आसपास के क्षेत्रों में एनएलसी और एसएस से लगे हुए क्षेत्रों में विशेषकर अतिक्रमण को हटाने का अभियान हमारा प्रारंभ हो गया है और आज हमने पहिनिया में ड्राइव चलाते हुए करीब 10 अवैध अतिक्रमण तोड़ दिए हैं जो कच्चे रूप से बने हुए थे, जिनमें छोटी मोटी दुकानें वगैरह चल रहे थे। इसके बाद हम जो पक्के निर्माण उनको भी नोटिस दे रहे हैं कि वो अपने अतिक्रमण अति शीघ्र हटा लें, अन्यथा की स्थिति में हमें प्रशासन को इसमें कार्रवाई करनी पड़ेगी और इसके बाद भी हमारी कार्रवाई भी लगातार चलती रहेगी। अन्य जगह भी हमने चिन्हित कर रखी है जहाँ पे आगे के दिनों में कार्रवाई होनी है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि पर बीजेपी मसूरी मंडल की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इसको लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता मदन मोहन शर्मा बताते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का मसूरी से गहरा नाता रहा है और वो मसूरी में माल रोड पर पैदल भ्रमण करते थे। यहाँ के सीधे साधे लोगों से वो काफी प्रभावित हुए और अपने जीवन काल में 3 बार मसूरी के भ्रमण पर आए। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का मसूरी से गहरा नाता रहा है। अपने जीवन काल में 3 बार मसूरी का भ्रमण करने के लिए वो पहुंच चुके थे। मौसम और यहाँ से दिखने वाली हिमालय श्रृंखलाएं देखकर वो काफी अभिभूत हुआ करते थे। उन्होंने इसका वर्णन अपनी कविताओं में भी किया है। और उत्तराखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।